इस दुनिया का चाहे कोई भी लड़का हो या लड़की, जब जवानी के दहलीज पे कदम रखते हैं, सबसे ज़्यादा अपने आने वाले भविष्य को लेकर चिंतित हो जाते हैं। खास करके लड़कियां जो अपने होने वाले राजकुमार को लेकर तरह तरह के सपने देखती हैं और इमेजिन करके अंदर ही अंदर काफ़ी खुश भी होती है। आज की कहानी में भी एक लड़की अपने आने वाले राजकुमार को लेकर सपने तो देखती है, लेकिन उसके जीवन में एक ऐसा मोड़ आ जाता है जहां पर वो अपने ससुराल ना पहुंचकर सीधे सलाखों के पीछे पहुंच जाती है। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है ये आपको भी सोचने और समझने पे मजबूर कर देने वाली है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, दरअसल ये घटना है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है हरदोई और इसी हरदोई का एक थाना पड़ता है संडीला। संडीला थाने के अंतर्गत एक गांव आता है इमिलियाबाग और इसी इमिलियाबाग गांव का रहने वाला हरिराम गुप्ता। हरिराम की पत्नी कुछ साल पहले ही इस दुनिया को छोड़ के जा चुकी है। हरिराम के टोटल 5 बच्चे हैं, जिसमें 3 बेटा और 2 बेटियां। बड़ा बेटा वेद प्रकाश, दूसरा बेटा ज्ञान प्रकाश, तीसरा बेटा सर्वेश, चौथी बेटी वैष्णवी और सबसे छोटी बेटी लक्ष्मी। हरिराम का बड़ा बेटा वेद प्रकाश अपने ही घर में किराने का दुकान कर रखा है, जो अपने पिता और छोटे भाई ज्ञान प्रकाश के सहयोग से दुकान को चलाता है। हरिराम अपने छोटे बेटे सर्वेश के लिए एक पिकअप खरीद रखा है। सर्वेश भी अपने पिकअप से लगभग ठीक ठाक पैसे कमाता है। हरिराम अपने पूरे परिवार के साथ बड़े ही खुशहाल तरीके से जीवन व्यतीत करता है। वैष्णवी, जिसकी उम्र है लगभग 18 साल के आसपास, जो देखने में बेहद ही खूबसूरत, लेकिन वैष्णवी जैसे ही जवानी के दहलीज पे कदम रखती है, उसके बाद से अपने आने वाले राजकुमार को लेकर तरह तरह के सपने देखने लगती है। जब कुछ दिन का समय गुजरता है, एक दिन वैष्णवी की मुलाकात गोविंदा से होती है। गोविंदा, जिसकी उम्र है लगभग 21 साल के आसपास, जो वैष्णवी के गांव के बगल के ही अशरफ टोला का रहने वाला है। गोविंदा के पिता का नाम है संदीप सिंह, माँ का नाम है सुशीला। संदीप सिंह के टोटल 4 बच्चे हैं, जिसमें 2 बेटियां और 2 बेटा। संदीप सिंह अपनी बड़ी बेटी की शादी कर चुका है। दूसरा बेटा है गोविंदा, तीसरा बेटा आकाश और सबसे छोटी बेटी सोनम। संदीप, जो बेहद ही गरीब परिवार से है, इसीलिए गोविंदा और उसका भाई आकाश ज़्यादा पढ़ाई नहीं करते हैं और फिर अपने घर की जिम्मेदारी अपने सर पे ले लेते हैं और अपने ही इलाके के एक गारमेंट्स दुकान में नौकरी करने लगते हैं। थोड़े बहुत पैसे कमाते हैं और अपने परिवार के साथ बड़ी मुश्किल से गुजारा करते हैं। एक दिन गोविंदा जब अपनी ड्यूटी पे जा रहा था, रास्ते में उसकी मुलाकात वैष्णवी से होती है। वैष्णवी और गोविंदा की जब पहली बार मुलाकात होती है, पहली नज़र में दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठते हैं। उसके बाद से गोविंदा जब वैष्णवी से बातचीत करने की कोशिश करता है, तब गोविंदा को मालूम चलता है कि दरअसल वैष्णवी के पास मोबाइल ही नहीं है। इसलिए गोविंदा वैष्णवी से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए एक मोबाइल खरीद देता हूँ। वैष्णवी मोबाइल लेने के लिए तो तैयार हो जाती है, लेकिन साथ ही साथ गोविंदा से कहती है कि ऐसा मोबाइल लेकर के आना जो अपने घर में मैं कहीं भी छिपा सकूँ। इसीलिए गोविंदा जब मार्केट में जाता है तो मार्केट से एक बटन फीचर वाला मोबाइल खरीद कर लाता है और लाकर वैष्णवी को दे देता है। उसके बाद से गोविंदा और वैष्णवी अक्सर फ़ोन के ज़रिए बातचीत करना शुरू कर देते हैं। बात कर रहा हूँ मैं 2 जनवरी 2019 की दोपहर के करीब 3 बजे के आसपास। दरअसल गोविंदा जब अपने घर पे पहुँचता है, काफ़ी मायूस हालत में पहुँचता है। उसकी बहन जब इस बारे में पूछताछ करती है, गोविंदा कुछ बताता भी नहीं है। उसकी माँ जब खाने के लिए पूछती है, गोविंदा खाना भी नहीं खाता है और करीब 5 बजे के आसपास अपने घर से निकल जाता है। लेकिन देर शाम तक भी जब गोविंदा घर पे वापस नहीं आता है, गोविंदा के पिता संदीप सिंह उसके नंबर पे फ़ोन करते हैं, लेकिन अब गोविंदा का नंबर स्विच ऑफ बताने लगता है। उसके बाद से गोविंदा का पूरा परिवार उसकी हर जगहों पे तलाश करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी गोविंदा का कहीं कुछ पता नहीं चलता है। देखते ही देखते लगभग 1 दिन का समय भी गुजर जाता है। इसके बावजूद भी गोविंदा के पिता ना तो थाने में जाता है और ना ही अपने बेटे का गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराता है। लेकिन जैसे ही 1 दिन का समय गुजर जाता है,
4 जनवरी 2019 को सीतापुर जिला के संदना थाने के अंतर्गत पुलिस को एक डेड बॉडी बरामद होता है। पुलिस जब उस डेड बॉडी को चेक करती है तो मालूम चलता है कि उसके गले पे किसी तेज़धार हथियार को चला दिया गया था। पुलिस जब उस डेड बॉडी के बारे में वहाँ के आसपास के लोगों से भी पूछताछ करती है, पर कोई भी व्यक्ति उस डेड बॉडी का शिनाख्त नहीं कर पाता है। इसीलिए पुलिस उसका एक फ़ोटो लेकर के एरिया के तमाम ज़िलों के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देती है। जैसे ही ये फ़ोटो वायरल होता है, 4 जनवरी 2019 का ही वो फ़ोटो इधर गोविंदा के छोटे भाई आकाश के व्हाट्सएप पे पहुंच जाता है। आकाश जब उस फ़ोटो को देखता है, देख करके इस प्रकार से घबरा जाता है कि भागते दौड़ते अपने घर पे जाता है और जा कर के वो फ़ोटो अपने माता पिता को दिखाता है। जैसे ही गोविंदा के माता पिता उस फ़ोटो को देखते हैं, रोते बिलखते संडीला थाने में पहुंचते हैं और उस फ़ोटो को दिखा कर के पुलिस वालों से कहते हैं कि साहब ये लड़का कोई और नहीं बल्कि मेरा ही बेटा गोविंदा है। गोविंदा जो 2 तारीख से ही लापता है। जब ये सारी बातें संडीला थाने के पुलिस वालों से कहते हैं तो संडीला थाने के पुलिस संदीप सिंह से कहती है कि आप तुरंत ही संदना थाने में जाइए, जा कर के पहले डेड बॉडी को शिनाख्त कीजिए, उसके बाद हम आगे कुछ कर सकते हैं। 4 जनवरी को ही संदीप सिंह अपने पूरे परिवार के साथ संदना थाने में जाता है। पुलिस जब उस डेड बॉडी को दिखाती है, डेड बॉडी को देखकर शिनाख्त कर लेते हैं। उसके बाद से संदीप सिंह 5 जनवरी 2019 को संडीला थाने में जाता है। तब जाकर के पुलिस हत्या का मुकदमा दर्ज करती है। पुलिस हत्या का मुकदमा दर्ज करने के बाद इस केस की छानबीन करना शुरू करती है। पुलिस इस केस की छानबीन करने के लिए सबसे पहले संदीप सिंह के ही घर पे जाती है और फिर उसके पूरे परिवार से पूछताछ करती है। पुलिस संदीप से पूछताछ करती है कि क्या तुम लोगों की किसी पे शक है कि तुम्हारे बेटे गोविंदा की हत्या कौन कर सकता है। पुलिस जैसे इस तरह की सवाल करती है तो गोविंदा की छोटी बहन सोनम पुलिस वालों से कहती है कि साहब मेरा भाई बगल के ही इमिलियाबाग गांव की रहने वाली वैष्णवी से प्यार करता था, लेकिन इस बारे में मेरे घर के किसी भी लोगों को नहीं जानकारी था। सोनम जैसी इस तरह की बातें पुलिस वालों से कहती है, पुलिस अपने टीम के साथ सोनम के ही तहरीर पे इमिलियाबाग गांव का रहने वाला हरिराम के घर पे जाती है और फिर हरिराम से गोविंदा के बारे में पूछताछ करती है। हरिराम कहता है कि साहब गोविंदा मेरे घर पे नहीं आया था, लेकिन पुलिस को कहीं ना कहीं हरिराम के ऊपर शक चला जाता है। इसीलिए पुलिस अब गोविंदा के मोबाइल का आखिरी लोकेशन निकालती है। पुलिस जब डिटेल्स को चेक करती है तो मालूम चलता है कि गोविंदा के मोबाइल का आखिरी लोकेशन हरिराम के घर के आसपास का ही दिखाई दे रहा था। पुलिस इसी डिटेल्स के आधार पर हरिराम को अपने कस्टडी में ले लेती है और फिर हरिराम से गोविंदा के हत्या के बारे में सख्ती से पूछताछ करना शुरू करती है। पुलिस जैसे ही अपना सख्ती दिखाना शुरू करती है, आखिरकार हरिराम मजबूर होकर अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है। लेकिन हरिराम जब इस हत्या की पूरी कहानी बताता है तो पुलिस हरिराम के ही तहरीर पे और भी कई लोगों को अपने कस्टडी में लेकर आती है। दरअसल गोविंदा और वैष्णवी के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है, दोनों एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करने लगते हैं। हालांकि इस बात की जानकारी वैष्णवी के घर परिवार वालों को मालूम नहीं चलता है और ना ही इस बात की जानकारी गोविंदा के किसी घर परिवार वालों को मालूम चलता है। लेकिन गोविंदा का जब वैष्णवी से प्रेम प्रसंग शुरू होता है, गोविंदा अपनी सारी बातें अपनी छोटी बहन सोनम से ज़रूर बताता है। गोविंदा और वैष्णवी के बीच में जैसे ही प्रेम का परवान चढ़ता है, दोनों शादी करने का फैसला कर लेते हैं। पर जैसे ही कुछ दिन का समय गुजरता है, एक दिन इस बात की जानकारी वैष्णवी के पिता हरिराम को मालूम चल जाता है। हरिराम को जैसे ही अपनी बेटी के करतूतों का मालूम चलता है, अपनी बच्ची को काफ़ी फटकार लगाता है। लेकिन इसके बावजूद भी वैष्णवी गोविंदा से बातचीत करना बंद नहीं करती है। 2 जनवरी 2019 को दोपहर के वक्त वैष्णवी जब गोविंदा से फ़ोन पे बातचीत कर रही थी, उसी वक्त ही हरिराम जब अपने घर के अंदर एंट्री करता है, वैष्णवी को फ़ोन पे बातचीत करते हुए देख लेता है। इस वजह से हरिराम इस प्रकार से गुस्से में आ जाता है कि तुरंत ही वैष्णवी से मोबाइल छीन करके उसे तोड़ देता है। लेकिन मोबाइल को छीन करके जब तोड़ता है, इधर इस बात की जानकारी गोविंदा को भी मालूम चल जाता है। गोविंदा को अब डर सताने लगता है कि कहीं हरिराम वैष्णवी के साथ उल्टा सीधा ना कर दे। इसीलिए गोविंदा दोपहर के वक्त ही अपने घर पे पहुंच जाता है। घर पे जब पहुंचता है, काफ़ी मायूस होता है
क्योंकि गोविंदा को समझ में नहीं आता है कि आखिरकार वो आगे करे तो क्या करे। घर पे जब जाता है उसकी माँ जब इस बारे में पूछताछ करती है, कुछ बताता भी नहीं है। लेकिन जब माँ उसकी खाना देने के लिए कहती है, गोविंदा खाना भी नहीं खाता है। शाम के करीब 5 बजे के आसपास जब अपने घर से निकलता है, सीधे वैष्णवी के घर पे पहुंच जाता है। जब वैष्णवी के घर पे पहुंचता है तो उसकी मुलाकात वैष्णवी के पिता हरिराम से होती है। गोविंदा वैष्णवी को लेकर के हरिराम से झगड़े तकरार शुरू कर देता है। हरिराम गोविंदा को काफ़ी समझाने की कोशिश करता है, लेकिन दोनों के बीच में जैसे ही झगड़े तकरार शुरू होता है, हरिराम के तीनों बेटे भी वहाँ पे पहुँच जाते हैं। हरिराम और उसके तीनों बेटे गोविंदा को पकड़कर अपने घर के अंदर लेकर जाते हैं। गोविंदा को जब समझाने की कोशिश करते हैं तो गोविंदा कहता है कि अगर मैं शादी करूँगा तो सिर्फ़ और सिर्फ वैष्णवी से ही करूँगा, और अगर तुम लोग इस शादी के लिए राज़ी नहीं होगे तो मैं वैष्णवी को यहाँ से भगा कर ले जाऊँगा। गोविंदा जब अपनी जिद पर उतर जाता है, इस वजह से अब हरिराम को अपनी इज्जत का डर सताने लगता है। हरिराम को लगता है कि शायद अब वो गोविंदा की वजह से समाज में किसी को मुंह नहीं दिखा पाएगा। इसीलिए आनन फानन में सब के सब मिल कर के एक फ़ैसला ले लेते हैं। तुरंत ही गोविंदा के हाथ और पैर बांध देते हैं और उसके मुंह पे एक टेक चिपका देते हैं। उसके बाद से उसे जिंदा ही एक बोरी में बंद कर देते हैं और फिर रात्रि होने का इंतज़ार करते हैं। जैसे ही रात्रि का लगभग 10:30 बज जाता है, उस बोरी को लेकर के सर्वेश के पिकअप पे लोड करते हैं। उसके बाद से हरिराम अपने तीनों बेटों को लेकर के पिकअप वहाँ से रवाना करता है। करीब रात्रि के 12 बजे के आसपास सीतापुर जिला के संदना थाने के इलाके में पहुँचते हैं, जहाँ पे एक सुनसान जगह मिलता है। गाड़ी रोक देते हैं, बोरी को नीचे उतारते हैं। उस बोरी से गोविंदा को बाहर निकालते हैं और अपने साथ लाए एक तेज़धार हथियार को गोविंदा के गले पे चला देते हैं, जिसकी वजह से गोविंदा की घटनास्थल पे ही मौत हो जाती है। उसके बाद से सब के सब अपने घर चले आते हैं। दरअसल गोविंदा जब हरिराम के घर पे पहुंचा था, हरिराम का पूरा परिवार मिल करके गोविंदा की जब पिटाई कर रहा था, उस वक्त वैष्णवी भी वहाँ पे मौजूद थी। लेकिन वैष्णवी भी इसका कोई विरोध नहीं करती है। वाकई में हरिराम जब ये पूरी कहानी बताता है, पुलिस हरिराम के ही तहरीर पे उसके तीनों बेटों और वैष्णवी, इन चारों को भी अपने कस्टडी में लेकर आती है। फिलहाल पुलिस ने इन तमाम आरोपियों को अपने कस्टडी में लेकर इन सब पे गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।